Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, मैं अनीता शर्मा आज आपको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 2 साइकिल की सवारी समझाऊंगी, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। यह पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृष्टि से लिया गया है। यह एक हास्य संस्मरण है। इसमें लेखक अपने बेटे को साइकिल चलाते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी साइकिल चलाने की इच्छा जन्म ले लेती है। कभी कभी अनावश्यक इच्छा भी हमें हंसी का पात्र बना देती है। ऐसी इच्छाएं पालकर हम अपने लिए ही मुसीबत पाल लेते हैं। तो जब लेखक ने साइकिल सीखने की इच्छा प्रकट की तो उनके सामने अनेक कठिनाइयां आई। इन कठिनाइयों का सामना करते हुए लेखक साइकिल सीख पाते हैं या नहीं, तो आइए अब हम इस पाठ में जानेंगे कि लेखक साइकिल सीख पाते हैं या नहीं। ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विधाएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है, दूसरे से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की वे दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। इसमें लेखक कहता है कि जब भी मैं किसी को साइकिल चलाते हुए या हारमोनियम बजाते हुए देखता हूँ तो मुझे अपने ऊपर बड़ी दया आती है। क्यों दया आती है? क्योंकि वह ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं, ना ही वो हारमोनियम बजा सकते हैं और ना ही साइकिल चला सकते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि भगवान ने हमारे प्रारब्ध में अर्थात हमारे भाग्य में ये दोनों विद्याएं लिखी ही नहीं हैं। एक से तो समय बचता है और दूसरे से समय कटता है। समय बचता किससे है? साइकिल से। जब हम साइकिल चलाकर जाते हैं तो हमारा समय बचता है, और एक से समय कटता है हारमोनियम बजाकर हम अपना समय थोड़ा सा बिता सकते हैं। तो लेखक बोलता है कि एक से समय बचता है और दूसरे से समय कटता है, पर हमारे भाग्य में भगवान ने ये दोनों ही विद्याएं नहीं लिखी हैं। ना तो मैं साइकिल चला सकता हूँ, ना ही मैं बाजा बजा सकता हूँ। ये पता नहीं कब से मेरे मन में ये धारणा बैठ गई है कि मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ, मगर ये दोनों काम ही बस मैं नहीं कर सकता। ये दोनों काम मेरे लिए बहुत कठिन हैं। शायद 1942 ईस्वी की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख ले। और इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप ही यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें, लज्जा और शर्म के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा, क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डे रह गए हैं? सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे। जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। ना हटा तो क्रोधपूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए।
हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए साइकिल चलाना सीखेंगे। लेखक कहते हैं कि शायद 1942 ईस्वी की बात है। जब मैं बैठा था तो मुझे बैठे बैठे एकदम से ख्याल आया कि मुझे भी साइकिल चलानी सीखनी है। और उसके मन में ये ख्याल क्यों आया? जब उनका लड़का उनके सामने से चुपचाप से साइकिल लेकर निकल गया। अब उन्हें अपने मन में बहुत शर्म महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि छोटे छोटे से बच्चे भी साइकिल चला लेते हैं, हम ही ज़माने भर के फिसड्डी रह गए हैं। फिसड्डी अर्थात सुस्त, कि हम ही ज़माने भर में ऐसे सुस्त रह गए हैं कि सारी दुनिया छोटे छोटे से लड़के, मूर्ख, गंवार सब साइकिल चला सकते हैं। मैं तो फिर भी पढ़ा लिखा हूँ, क्या मैं ये काम नहीं कर सकता? तो फिर लेखक के मन में क्या आया कि वह कूदकर साइकिल पर चढ़ गया और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगा। ताबड़तोड़ अर्थात जल्दी जल्दी पाँव मारने लगा। और जब देखता कि राह में कोई खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा देता, और अगर वो हटता नहीं तो उसे गुस्से से उसकी तरफ देखता। और अब तो लेखक ने निश्चय कर लिया कि अब तो वह साइकिल चलाना जरूर सीखेगा। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े ढूंढे और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए और कहा, इनकी ज़रा मरम्मत तो कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं? ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने साइकिल चलाने का निश्चय कर लिया तो फिर वो दूसरे दिन जाकर अपने फटे पुराने कपड़े ढूंढ लाए और अपनी पत्नी के सामने जाकर पटक दिए और कहा, इनकी ज़रा मरम्मत तो कर दो। उनकी पत्नी ने उनकी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा। अचरज भरी दृष्टि मतलब आश्चर्य से देखा और कहा, अब इन कपड़ों में जान ही कहाँ है जो इनकी मैं मरम्मत कर दूँ? ये मैंने फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा कर ले आए हो? अब ये कपड़े किसी काम के नहीं हैं जो अब इनकी फटे हुए कपड़ों की मैं मरम्मत करूँ। हमने धीरे से मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा, मुंह से कहा, तुम हर समय बहस न किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? अब लेखक ने धीरे से हल्की सी स्माइल देकर अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा कि तुम तो हमेशा मुझसे बहस करती रहती हो, मैं कहीं ना कहीं से तो ये कपड़े ढूंढ ढांड कर लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं लाया हूँगा, कुछ काम होगा तभी मैं लेकर आया हूँ, प्लीज़ आप इनकी मरम्मत कर दो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि पहले ये तो बताओ कि इनका क्या बनेगा? भाई इन फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत करा के आप इनका करना क्या चाहते हो, पहले मुझे ये बताओ, तभी मैं मरम्मत करूँगी कपड़ों की। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं और इसके बाद इस विद्या के पंडित हो जाएं। तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें, घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं, तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलें। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे। लेखक कहते हैं कि वो चाहते थे कि किसी को भी उनके साइकिल सीखने के बारे में
कुछ भी पता ना चले और वो चुपचाप से साइकिल सीख लें और फिर इस विद्या में एकदम निपुण हो जाएं। इनकी बहुत अच्छे से उनको साइकिल चलाने आ जाए और फिर एक दिन वो जहांगीर के मकबरे पर जाने का निश्चय करें और घर वालों को बोल दें कि तुम तांगे में बैठकर आ जाओ और मैं दूसरे तांगे में बैठकर आ जाता हूँ। फिर जब घर वाले चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले और साइकिल पर देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे। आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। लेखक कहता है कि घर वाले सब मुझे देख के हैरान हो जाएंगे, आंखें मलमल कर देखेंगे। आंखें मलमल कर देखना मतलब कि आंखों पर हाथ लगा लगा कर, आंखों को साफ कर कर के मुझे वो देखेंगे कि ये वही है या कोई और है, परंतु मैं तो दूसरी तरफ देखने लग जाऊंगा, जैसे कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं कि वो लोग तांगे में सवार हैं और मुझे देख रहे हैं और मैं दूसरी तरफ देखकर ऐसे और दूसरी तरफ देखकर लेखक ऐसे सोचेंगे कि मुझे कोई नहीं देख रहा और मेरे लिए तो ये साइकिल की सवारी एक साधारण सी बात है, मुझे तो बहुत पहले से ये आती है। झक मारकर बताना पड़ा, रोज रोज तांगे का खर्च मार डालता है, इसलिए साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मेढ़ चढ़ सके। खैर यत्न करके देखिए, मगर कपड़ों का क्या बनेगा। लेखक कहते हैं कि उनकी पत्नी के इतना पूछने पर उन्हें झक मारकर बताना ही पड़ा, परेशान होकर ये बताना ही पड़ा कि मैं साइकिल चलाना क्यों सीखना चाहता हूँ। वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्च मुझे मार डालता है, रोज़ रोज़ जब मैं तांगे में जाता हूँ तो उसका रोज़ खर्च मुझे देना पड़ता है, इसलिए मैं साइकिल चलाना सीखना चाहता हूँ। अब श्रीमती जी ने मतलब कि उनकी पत्नी ने बच्चे को सुलाते हुए उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मेढ़ चढ़ सके। बेल मेढ़ चढ़ सके अर्थात किसी काम में सफलता ना मिलना। वो बोलती है कि मुझे तो उम्मीद नहीं है कि आप साइकिल चलाना सीख पाओगे, फिर भी कोशिश करके देख लो, मगर इन कपड़ों का क्या होगा। हमने जरा रौब से कहा, आखिर साइकिल से 1 या 2 बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। लेखक ने जरा रौब से कहा, बहुत समझदार बनते हुए कहा लेखक ने कि जब मैं साइकिल चलाना सीखूंगा तो 1-2 बार तो गिरूंगा ही कि नहीं गिरूंगा, और गिरने से तो फिर कपड़े भी फटेंगे कि नहीं फटेंगे। तो जो मूर्ख लोग हैं वे नए कपड़ों का नुकसान करते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वे पुराने कपड़ों से अपना काम चलाते हैं, मतलब कि नए कपड़ों का नुकसान वो नहीं होने देते और पुराने कपड़े पहनकर ही साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर भले वो गिरने से फटें या बचें। मालूम होता है हमारे इस युक्ति का जवाब हमारी पत्नी के पास कोई न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। अब लेखक कहते हैं कि मैंने जब ये जवाब अपनी पत्नी को दिया तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि वो अब मुझे पलटकर क्या जवाब देती। तो इसलिए हमारी पत्नी ने क्या किया कि तुरंत ही मशीन मंगवा ली और उन कपड़ों की सिलाई चालू कर दी। इधर हमने बाजार से
मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने साइकिल सीखने का निश्चय किया तो उन्होंने बाज़ार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए कि कहीं वो साइकिल से गिरकर उनको अगर चोट लग जाती है तो वो चोट पर मरहम लगा सकते हैं। और फिर एक खुला मैदान भी उन्होंने तलाश कर लिया जहाँ पर वो साइकिल सीखने का अभ्यास कर सकते हैं, साइकिल सीखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इस उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी न चाहे तो क्या करें? लेखक कहते हैं कि अब उनके सामने एक ही सवाल था कि साइकिल कौन सिखाएगा। अपना उस्ताद, अपना टीचर वो किसे बनाएं जो वो उन्हें साइकिल सिखाए। वो इसी चिंता में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए। तिवारी लक्ष्मी नारायण उनके दोस्त, वो आ गए और उनसे बोलते हैं कि चलो भाई शतरंज की एक एक बाजी खेल लेते हैं। तो लेखक ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, आज मेरा जी नहीं है। तो उनके मित्र तिवारी जी कहते हैं कि क्यों जी नहीं है? तो लेखक कहते हैं, अगर मेरा जी न चाहे तो मैं क्या करूं? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? अब लेखक कहते हैं कि यह कहते कहते उनका गला भर आया। गला भर आया मतलब वो रोने जैसे हो गए। तो तिवारी जी का दिल जो है वो पसीज गया। दिल पसीजना मतलब कि उन्हें तिवारी जी को उन पर, उनके मित्र को उन पर दया आ गई। अब वो लेखक के पास बैठकर बोलते हैं कि भाई क्या बात है, मुझे बताओ, क्या तुम्हारी पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? लेखक ने तिवारी जी से कहा कि भाई क्या करूं, मैंने सोचा था कि मैं साइकिल चलाना सीख लूं, मगर अब कोई ऐसा आदमी ही मुझे नहीं मिल रहा जो मुझे साइकिल चलानी सिखाए। तो आप ही बताओ, क्या तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा आदमी है जो मुझे साइकिल सिखाए? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वह खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो यह रोग न पालो, अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पांव चलाए जा रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर और आओ एक बाजी खेलें। लेखक कहते हैं कि तिवारी जी ने, उनके मित्र ने उनको ऐसे देखा जैसे लेखक को कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है और उनके मित्र को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उनके मित्र उनको बोलते हैं कि ऐसा रोग न पालो। ऐसा रोग न पालो वो किस लिए बोलते हैं कि भाई तुम इस झंझट में मत पड़ो, भाई वो साइकिल चलाना ना सीखे, इसीलिए उनके मित्र बोलते हैं कि भाई रहने दो, क्या करोगे तुम साइकिल सीख कर। और अब
उम्र इतनी हो गई है, साइकिल पर चढ़ोगे, कहीं गिर जाओगे, और फिर साइकिल की भी कोई सवारी होती है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पाँव चलाए जा रहे हैं। अजी लानत भेजो ख्याल पर। वो बोलते हैं कि ऐसा जो ख्याल तुम्हारे मन में आया है साइकिल चलाने का, धिक्कार है ऐसे ख्याल पर। चलो रहने दो, छोड़ो साइकिल चलाने की बात, सीखना अब तुम छोड़ दो, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और चलो शतरंज की एक बाजी खेलते हैं। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जा रहा है। अब लेखक कहते हैं कि हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, मतलब कि हम कोई नासमझ नहीं थे। मुझे सब समझ में आ गया कि तिवारी जी जो है वो मुझसे जल रहे हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि लेखक के मन में किस तरह से साइकिल सीखने की इच्छा ने जन्म लिया और साइकिल सीखने के लिए लेखक ने सारी तैयारियां कर ली और अपने मित्र तिवारी को भी उन्होंने अपनी इस इच्छा के बारे में बता दिया। तो बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।